दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अद्भुत है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यास्त की सुनहरी किरणों में जगमगाता एक राज्य था, सत्यपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सत्यपुर के राजा महाराज धर्मसेन अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें एक पिता के समान मानती थी। राजा ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सके। राजा धर्मसेन का एक पुत्र था, युवराज विक्रम। विक्रम बचपन से ही शाही वैभव में पले बड़े था। वह साहसी था, शक्तिशाली था, लेकिन समय के साथ उनके स्वभाव में अहंकार और क्रूरता आ गई थी। राजा को यह देखकर दुख होता, लेकिन वह आशा करते थे कि समय के साथ उनका पुत्र सुधर जाएगा। रानी वसुंधरा, जो प्रेम और संयम की मूर्ति थीं, ने कई बार विक्रम को समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अपने अधिकारों और शक्ति के मद में इतना डूब चुका था कि उसने किसी की बात सुनना बंद कर दिया था। एक दिन राज्य के एक कोने में बसे छोटे से गांव चंदनपुर की एक साधारण सी लड़की माया के बारे में विक्रम ने सुना। माया अपनी सुंदरता और सादगी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। जब विक्रम ने माया की चर्चा सुनी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे यह तय कर लिया कि वह माया को अपने महल में लाएंगे और उससे विवाह करेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। राजा धर्मसेन को जब विक्रम की इस योजना का पता चला तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया, राजकुमार, हमारी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि उनकी स्वतंत्रता छीनने के लिए। लेकिन विक्रम ने उनकी एक न सुनी। उस रात उसने अपने सैनिकों को लेकर चंदनपुर का रुख किया। उसने माया के पिता पर दबाव डालकर उनकी बेटी को महल में लाने का आदेश दिया। माया के पिता रो रो कर विक्रम से विनती करते रहे, लेकिन विक्रम के मन में दया की जगह केवल अहंकार था। माया को जबरन महल लाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा एक अद्भुत दृढ़ता से चमक रहा था, जैसे वह इस अन्याय का सामना करने के लिए तैयार हो। महल में माया के आगमन ने सत्यपुर के शांत वातावरण को अशांत कर दिया था। राजकुमार विक्रम ने उसे अपने कक्ष में बंदी बना रखा था। माया की आंखों में आंसू हमेशा झलकते रहते, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत धैर्य था। वह हर रात विक्रम के अत्याचार सहती और हर सुबह उससे विनती करती, मुझे जाने दो, मेरे परिवार के पास लौटने दो। लेकिन विक्रम के दिल में दया का एक कतरा भी नहीं बचा था। महल के गलियारे अब विक्रम की क्रूरता की कहानियों से गूंजने लगे थे। राजकुमार अपने माता पिता राजा धर्मसेन और रानी वसुंधरा की बात भी नहीं सुनता था। जब भी राजा और रानी उसे समझाने की कोशिश करते, वह गुस्से में उन्हें डांट कर चुप करा देता। रानी वसुंधरा ने एक दिन माया से मिलने की कोशिश की। माया ने उनकी आंखों में देखा और कहा, महारानी जी, क्या मैं इतनी अभागी हूं कि मुझे न्याय भी नहीं मिलेगा? क्या यह वही राज्य है जो न्याय और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माया को आश्वासन दिया, मैं कोशिश करूंगी बेटी। राजा धर्मसेन ने विक्रम से एक बार फिर कहा, पुत्र, याद रखो, एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। तुम जिस माया को बंदी बनाए हुए हो, वह तुम्हारे ही राज्य की बेटी है। उसे मुक्त कर दो, इससे पहले कि यह अन्याय तुम्हारे विनाश का कारण बने। लेकिन विक्रम अपने घमंड के नशे में चूर था। उसने कहा, पिता, आप राजा हैं, लेकिन मैं युवराज हूं। मेरा निर्णय अंतिम है। माया यहीं रहेगी और आप दोनों को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगले ही दिन गुस्से से भरे विक्रम ने एक क्रूर कदम उठाया। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर राजा और रानी को बंदी गृह में डालने का आदेश दिया। महल में यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सैनिकों ने विरोध किया, लेकिन विक्रम की दहाड़ ने उन्हें चुप करा दिया। अब महल में भय और सन्नाटा छा गया था। राजा और रानी अंधेरे बंदी गृह में बंद थे और माया विक्रम के अत्याचारों का सामना कर रही थी। सत्यपुर राज्य पर जैसे एक काला साया मंडरा रहा था। राजा और रानी, जो प्रजा के लिए आदर्श थे, अब अपने ही बेटे के क्रोध और अहंकार का शिकार होकर बंदी गृह में पड़े हुए थे। महल का हर कोना अब विक्रम की क्रूरता की कहानियों से भर चुका था। वहीं माया, जो अपने सरल जीवन में खुश थी, अब महल के एक अंधेरे कक्ष में बंद थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे।
लेकिन उसका दिल साहस और प्रतिरोध से भरा हुआ था। माया ने अपनी चूड़ियों को हाथों से छूते हुए हर रात यह सोचा, क्या मैं यहां से कभी निकल पाऊंगी? क्या मुझे मेरे जीवन की खुशियां फिर से मिलेंगी? उसका हृदय किसी का नाम पुकारता था, आर्यन, वह साहूकार का बेटा जो माया का बचपन का साथी था और जिसे वह अपने दिल की गहराइयों से प्रेम करती थी। आर्यन माया से विवाह करने का वादा कर विदेश व्यापार के लिए निकला था। आर्यन, जो दूसरे राज्य में अपने व्यापार का विस्तार करने गया था, अब महीनों बाद वापस लौटा। चंदनपुर पहुंचने पर उसने देखा कि गांव में पहले जैसा उल्लास नहीं है। लोग डर और निराशा में जी रहे थे। उसके घर पर उसके पिता ने उसे गंभीरता से बुलाया और कहा, पुत्र, तुम नहीं जानते कि यहां क्या हुआ है। वह क्रूर राजकुमार विक्रम माया को जबरदस्ती उठाकर ले गया और महल में बंदी बना लिया। उसने उसके परिवार को धमकी दी और किसी को उसकी मदद करने की अनुमति नहीं है। आर्यन का चेहरा सुनते ही क्रोध और चिंता से भर गया। उसने माया को बचपन से जाना था। उनके बीच न केवल प्रेम था बल्कि एक गहरा विश्वास भी। मैं माया को उस पिंजरे से निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। महल में माया अपने साथ हुए अन्याय को सहते हुए भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के सख्त पहरे ने उसकी हर योजना को असफल कर दिया। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचती, क्या मेरे जीवन में कोई उम्मीद बची है? क्या आर्यन मेरी खोज में आएगा? माया ने यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने आत्मसम्मान और आजादी के लिए लड़ेगी। उसने महल के सेवकों और रक्षकों के व्यवहार को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि एक दिन उसे मौका मिलेगा। आर्यन ने गांव के कुछ भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। उसने उनकी मदद से महल के अंदर जाने की योजना बनाई। एक बूढ़े सेनापति ने उसे चेताया, युवक, राजकुमार विक्रम बहुत ही क्रूर है। उसके महल में जाना और माया को निकालना आत्मघाती हो सकता है। लेकिन आर्यन ने कहा, अगर मैं यह कोशिश नहीं करूंगा तो माया के साथ साथ सत्यपुर की आत्मा भी मर जाएगी। आर्यन ने महल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक पुराने दरबारी से संपर्क किया, जिसने उसे महल के गुप्त मार्गों के बारे में बताया। इस जानकारी के साथ आर्यन ने तय किया कि वह रात में महल में प्रवेश करेगा। आर्यन ने अपने हृदय में माया को बचाने का प्रण किया था। गुप्त मार्ग और अपनी योजना के साथ वह महल में दाखिल हुआ। उसने हर कक्ष, हर गलियारे को ध्यान से देखा, लेकिन माया का कोई निशान नहीं मिला। महल के अंधेरे कोनों में गश्त लगाते हुए वह बेचैन हो गया। तभी अचानक एक पहरेदार ने उसे देख लिया। पहरेदार ने जोर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? आर्यन समझ गया कि उसकी उपस्थिति अब छिपी नहीं रह सकती। उसने अपने कदम पीछे खींचे और महल से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा। पहरेदार उसके पीछे दौड़े, लेकिन आर्यन ने अपनी फुर्ती और चतुराई से महल की सीमा पार कर ली। वह रात के अंधेरे में दूर भागते हुए एक और नगर की ओर निकल पड़ा। थकान से चूर और माया को न खोज पाने के गम में आर्यन उस दूसरे नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा सुस्ता रहा था। तभी उसकी नजर पास ही बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की का चेहरा चांदनी में दमक रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। आर्यन ने पास जाकर पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और आग दोनों थीं। उसने कहा, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। मेरा नाम सुरभि है। आर्यन को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, इच्छाधारी नागिन? और यहां क्यों बैठी हो? सुरभि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस राज्य के अत्याचारी राजकुमार ने मेरे पति, जो एक इच्छाधारी नाग थे, को जंगल में मार डाला। वह निर्दोष था, लेकिन राजकुमार ने उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए मार दिया। मैं तब से इस अवसर की तलाश में हूं कि उससे अपना बदला ले सकूं। आर्यन ने सुरभि की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे नियति ने उसे और सुरभि को मिलवाया है। उसने कहा, सुरभि, मैं भी उस राजकुमार के अत्याचार का शिकार हूं। उसने मेरी माया को महल में बंदी बना रखा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुरभि ने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे हृदय में सच्चाई और साहस है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस संघर्ष में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी।
आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा बदला मेरा उद्देश्य बनेगा, लेकिन पहले हमें एक योजना बनानी होगी। सुरभि ने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं महल में आसानी से घुस सकती हूं, मैं वहां के हर कोने को जान सकती हूं और तुम्हें माया का ठिकाना बता सकती हूं, लेकिन बदले में मुझे उस राजकुमार को खत्म करने का अवसर चाहिए। आर्यन और सुरभि के बीच एक समझौता हुआ। इच्छाधारी नागिन सुरभि ने मिलकर एक साहसी योजना बनाई। आर्यन ने सुरभि से कहा, पहले हमें यह पता लगाना होगा कि माया को किस जगह पर बंदी बनाया गया है, यानी कहां है। उनके बिना यह संघर्ष अधूरा रहेगा। सुरभि ने अपनी नागिन शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं महल में अपने इच्छाधारी रूप में प्रवेश करूंगी। एक नागिन को देख कोई सैनिक मुझे रोक नहीं पाएगा और मैं हर कोने की जानकारी जुटाकर वापस आऊंगी। रात का अंधकार गहराते ही सुरभि ने अपना नागिन रूप धारण किया। उसका शरीर चमचमाती हुई त्वचा और घातक आंखों से सुसज्जित था। वह फुर्ती के साथ महल के ऊंचे दीवारों को पार कर भीतर प्रवेश कर गई। महल के गलियारे में चुपचाप रेंगते हुए उसने हर दिशा में नजर डाली। सैनिक गश्त कर रहे थे, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि एक नागिन उनके बीच से गुजर रही है। सुरभि ने सबसे पहले वह मार्ग देखा जो बंदी गृह की ओर जाता था। सुरभि बंदी गृह के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि राजा और रानी एक अंधेरी कोठरी में बंद थे। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। उनके चेहरों पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। सुरभि ने उनकी बातचीत सुनी। राजा ने रानी से कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे बेटे का यह घमंड एक दिन उसे ले डूबेगा, लेकिन मुझे चिंता माया की है। वह इस महल में अकेले कितना सह रही होगी। रानी ने धीरे से उत्तर दिया, कोई ना कोई जरूर आएगा जो इस अन्याय को खत्म करेगा। भगवान पर भरोसा रखो। सुरभि ने आगे बढ़ते हुए माया को ढूंढने की कोशिश की। एक और कोठरी में उसने माया को देखा। माया की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह दीवार के सहारे बैठी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। सुरभि ने ध्यान से सुना, आर्यन, मुझे यकीन है कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। माया के इस विश्वास ने सुरभि के भीतर बदले की आग को और तेज कर दिया। उसने पूरे बंदी गृह का मुआयना किया और यह समझ लिया कि माया और राजा रानी को किस तरह से बचाया जा सकता है। महल में सब कुछ देखकर और जानकारियां जुटाकर सुरभि बाहर निकली। वह तुरंत आर्यन के पास लौट आई, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। सुरभि ने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। राजा और रानी एक कोठरी में बंद हैं और माया दूसरी कोठरी में। उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन महल के सुरक्षा घेरे में कुछ कमजोरियां हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। आर्यन ने ध्यान से सुरभि की बात सुनी और कहा, अब हमें मिलकर उनकी आजादी की योजना बनानी होगी। यह संघर्ष केवल माया को बचाने का नहीं है, बल्कि उस क्रूर राजकुमार को भी सबक सिखाने का है। उधर राजकुमार विक्रम का अत्याचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया था। वह अपनी शक्ति और घमंड के नशे में डूबा हुआ था। हर दिन वह किसी नई लड़की को जबरदस्ती महल में लाता और कुछ समय बाद उसे बंदी गृह में डाल देता। उसके महल के बंदी गृह में अब कई निर्दोष लड़कियां कैद थीं, जो उसकी क्रूरता का शिकार बनी थीं। राज्य के लोग खौफ और निराशा में जी रहे थे। राजा और रानी की गैर मौजूदगी में विक्रम की तानाशाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उधर आर्यन और इच्छाधारी नागिन सुरभि ने उसे हराने और राज्य को उसकी क्रूरता से मुक्त कराने की ठान ली थी। सुरभि ने महल में माया और राजा रानी को देख लिया था। वह आर्यन को सारी स्थिति बता चुकी थी। अब उन्होंने विक्रम को मात देने के लिए एक नई योजना बनाई। आर्यन ने कहा, विक्रम केवल अपनी भोग विलास और घमंड के पीछे भागता है। उसे स्त्रियों का शौक है। तुम अपनी इच्छाधारी शक्तियों का उपयोग करके एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करो और महल में प्रवेश करो। एक बार जब तुम उसके पास पहुंच जाओगी तो हम उसके अंत की शुरुआत कर सकते हैं। सुरभि ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह सही है। वह मेरी सुंदरता की ओर आकर्षित होगा। मैं उसे अपने वश में कर लूंगी और तब हमें उसे हराने का सही मौका मिलेगा, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। सुरभि ने अपने नागिन रूप से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसके चेहरे की चमक और उसकी चाल ढाल इतनी मोहक थी
कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता था। उसने गहनों और शाही परिधानों का उपयोग किया ताकि वह एक राजकुमारी जैसी लगे। आर्यन ने कहा, महल के भीतर तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। विक्रम के सैनिक और जासूस हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सफल हो जाओगी। मैं बाहर से स्थिति पर नजर रखूंगा और सही समय पर तुम्हारी मदद करूंगा। रात के समय सुरभि ने शाही राजकुमारी के रूप में महल के द्वार पर दस्तक दी। पहरेदारों ने उसे देखा और उसकी सुंदरता से स्तब्ध रह गए। तुम कौन हो और इस समय महल में क्यों आई हो? पहरेदार ने पूछा। सुरभि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पास के राज्य की राजकुमारी हूं। मैंने सुना है कि यहां के राजकुमार विक्रम बलशाली और प्रतापी हैं। मैं उनसे मिलने आई हूं। पहरेदारों ने तुरंत उसे भीतर जाने दिया। सुरभि महल के भीतर कदम रखते ही हर कोने को ध्यान से देखने लगी। उसने सोचा, यह महल अब मेरे लिए एक रणभूमि है। मुझे अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। सुरभि, जो अब एक सुंदर राजकुमारी के रूप में महल में प्रवेश कर चुकी थी, सीधे उस क्रूर राजकुमार विक्रम के दरबार में पहुंची। विक्रम, जो पहले ही अपनी तामसिक प्रवृत्ति और विलासिता के लिए कुख्यात था, जैसे ही सुरभि पर नजर पड़ी वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी सुंदरता, उसकी चाल ढाल और उसके शब्दों ने उसे पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। राजकुमार ने अपने सिंहासन से उठते हुए सुरभि से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे महल में क्यों आई हो? सुरभि ने धीरे धीरे अपने चेहरे से पर्दा हटाते हुए कहा, महाराज, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूं। हमारे राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। मेरे पिता, हमारे राजा, इस युद्ध में मारे गए। हमारे सैनिक हार गए और राज्य नष्ट हो गया। मेरे पास अब कोई शरण नहीं है, इसीलिए मैं आपकी शरण लेने आई हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जैसा प्रतापी और शक्तिशाली राजकुमार मेरी रक्षा करेंगे। विक्रम, जो पहले से ही सुरभि की सुंदरता पर मोहित था, उसकी कहानी सुनकर और अधिक प्रभावित हो गया। उसने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, राजकुमारी, आपके जैसे सुंदर व्यक्ति को कोई शरण नहीं देगा। यह असंभव है। आप मेरे महल में सुरक्षित हैं, लेकिन यदि आप मेरी रानी बनना स्वीकार करें तो मैं न केवल आपकी रक्षा करूंगा बल्कि आपको इस महल की महारानी का स्थान दूंगा। सुरभि ने अपने मन में सोचा, यह तो वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। यह घमंडी और अत्याचारी व्यक्ति मेरी सुंदरता के जाल में फंस गया है। उसने विक्रम के प्रस्ताव को स्वीकार करने का नाटक करते हुए सिर झुका लिया और कहा, महाराज, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। विक्रम खुश हो गया। उसने घोषणा कर दी कि अब यह नई राजकुमारी उसकी रानी होगी और उसे महल में उच्च स्थान मिलेगा। सुरभि को महल में रानी का दर्जा मिल गया। उसे एक विशेष कक्ष दिया गया और महल के हर कोने में उसकी उपस्थिति को आदर के साथ देखा जाने लगा। लेकिन सुरभि का मन केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित था, माया को और महल में कैद अन्य लड़कियों को मुक्त कराना। हर रात वह महल के विभिन्न हिस्सों में जाकर ध्यान से देखती। उसने पहरेदारों की गतिविधियों, बंदी गृह के सुरक्षा प्रबंधों और राजकुमार की दिनचर्या को समझने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसे बड़ी चतुराई से काम लेना होगा। विक्रम को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी नई रानी वास्तव में एक इच्छाधारी नागिन है जो उसके अत्याचारों का अंत करने के लिए आई है। वह सुरभि पर पूरा विश्वास करने लगा था और उसे अपने हर फैसले में शामिल करने की बात करने लगा। महल में घुसने के बाद सुरभि ने किसी तरह आर्यन से संपर्क करने का तरीका निकाला। उसने रात में महल के गुप्त मार्ग से बाहर जाकर आर्यन को सारी जानकारी दी। माया और अन्य लड़कियां बंदी गृह में हैं। पहरा बहुत सख्त है, लेकिन मैं अब महल के अंदर हूं और विक्रम मुझ पर विश्वास कर रहा है। हम इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे, सुरभि ने कहा। आर्यन ने सुरभि की बात सुनकर योजना बनाई। हम विक्रम को चकमा देकर माया और सभी बंदियों को बचाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा महल के अंदर रहना हमारे लिए एक बड़ा लाभ है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि विक्रम का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आर्यन और इच्छाधारी नागिन सुरभि ने विक्रम के अत्याचार से राजा, रानी, माया और महल में बंद अन्य निर्दोष लड़कियों को मुक्त कराने की अंतिम योजना तैयार की। यह योजना साहस, धैर्य और चतुराई का मिश्रण थी।
सुरभि ने आर्यन से कहा, महल के पीछे के जंगल में एक गुप्त दरवाजा है जहां से हम सभी को बाहर निकाल सकते हैं। तुम वहां इंतजार करना। जैसे ही राजकुमार सो जाएगा, मैं माया, राजा, रानी और बाकी लड़कियों को लेकर वहां पहुंचूंगी। तुम्हें सभी को लेकर जंगल के दाहिने तरफ एक गुफा में ले जाना होगा। वह जगह सुरक्षित है। आर्यन ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं सभी को सुरक्षित उस गुफा तक ले जाऊंगा। तुम्हारा साहस ही हमें इस संघर्ष में जीत दिलाएगा। सुरभि ने नागिन का रूप धारण किया और महल में वापस प्रवेश किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी उसे देख न सके। महल के भीतर पहुंचकर उसने अपने सुंदर राजकुमारी के रूप में वापस परिवर्तन किया। इस रूप में वह राजकुमार विक्रम के करीब रह सकती थी। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सूरज अस्त होने के साथ ही महल में रोशनी जल उठी। विक्रम, जो अपनी नई रानी के मोह में बंधा हुआ था, महल के दरबार से लौटकर अपने कक्ष में आया। सुरभि ने उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी हर सेवा की। उसने मधुर स्वर में बात की, उसे भोजन परोसा और अपनी चतुराई से उसका मन मोह लिया। विक्रम थकान और सुरभि की देखभाल से इतना संतुष्ट हुआ कि कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। जैसे ही विक्रम सो गया, सुरभि ने अपना असली काम शुरू किया। उसने तुरंत महल के बंदी गृह की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसने देखा कि अधिकांश पहरेदार भी रात की गश्त के बाद सुस्त पड़ चुके थे। उसने अपनी नागिन शक्ति का उपयोग कर कुछ पहरेदारों को भ्रमित किया और उन्हें दूसरे रास्ते पर भेज दिया। बंदी गृह पहुंचकर उसने धीरे धीरे कक्षों को खोला। सबसे पहले उसने राजा और रानी को मुक्त किया। राजा ने उसे देखते हुए कहा, तुम कौन हो और क्यों हमारी मदद कर रही हो? सुरभि ने कहा, मुझे आपके बेटे आर्यन ने भेजा है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं और हमने मिलकर आपके राज्य को इस क्रूर राजकुमार से मुक्त कराने का प्रण लिया है। कृपया चुपचाप मेरे साथ चलें। इसके बाद उसने माया और अन्य लड़कियों को भी एक एक करके मुक्त किया। सभी को उसने संकेत दिया कि बिना कोई आवाज किए महल के गुप्त द्वार की ओर बढ़ें। सुरभि सभी को लेकर गुप्त दरवाजे से जंगल की ओर निकल गई। बाहर आर्यन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही माया की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचाने आओगे। आर्यन ने माया का हाथ थामते हुए कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। यह जगह अभी भी खतरनाक है। आर्यन ने राजा, रानी, माया और बाकी लड़कियों को लेकर जंगल के उस गुफा की ओर रुख किया जिसे सुरभि ने सुरक्षित बताया था। सुरभि ने यह सुनिश्चित किया कि कोई उनका पीछा न कर रहा हो। गुफा तक पहुंचने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सुरभि ने आर्यन से कहा, अब हमारी योजना का अगला चरण शुरू होगा। विक्रम को यह पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि उसके बंदी गृह से सभी लोग गायब हो चुके हैं। सुरभि, जो इच्छाधारी नागिन थी, अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद गुफा से बाहर निकली और महल की ओर चल पड़ी। लेकिन उसी रात महल में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने राजकुमार विक्रम को झकझोर कर रख दिया। रात के गहरे अंधेरे में राजकुमार विक्रम की आंख खुली। उसने देखा कि उसकी नई रानी यानी सुरभि उसके पास नहीं थी। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन सुरभि कहीं नहीं थी। वह सोचने लगा, रानी इतनी रात में कहां जा सकती है? क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही है? उसी समय सुरभि, जो अपने नागिन रूप से वापस मानव रूप में बदल चुकी थी, राजकुमार के पास आ पहुंची। विक्रम ने उसे आते ही तीखे स्वर में पूछा, तुम इतनी रात में कहां चली गई थी? सुरभि ने अपनी चालाकी और धैर्य से कहा, महाराज, मैं कहीं नहीं गई थी। मुझे महल के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए मैं देखने चली गई थी कि यह आवाज कहां से आ रही है। सुरभि का उत्तर सुनकर विक्रम थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन उसके मन में संदेह गहराने लगा। उसने सोचा, यह संभव नहीं है कि मेरी रानी बिना मेरी अनुमति के कहीं जाए। मैं इसका पता लगाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक विक्रम ने सुरभि पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी। उसने अपने कुछ वफादार पहरेदारों को भी आदेश दिया कि वे सुरभि की हर गतिविधि पर नजर रखें। लेकिन सुरभि, जो एक इच्छाधारी नागिन थी, हर बार इतनी चतुराई से काम करती कि विक्रम को कुछ भी पता नहीं चल पाता। सुरभि,
अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वह जानती थी कि विक्रम को जीवित छोड़ना राज्य और निर्दोष लोगों के लिए खतरा है, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि विक्रम अब उस पर पूरी नजर रखे हुए है। एक रात जब विक्रम अपने कक्ष में था, उसने सुरभि को अचानक महल के बाहर जाते देखा। यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। सुरभि, जो यह जानती थी कि विक्रम उसे देख रहा है, उसे एक सुनसान जगह तक ले गई। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने सुरभि से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? तुम मेरी रानी नहीं हो सकती। सच सच बताओ कि तुम क्या छिपा रही हो। सुरभि ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सच जानना ही है तो सुनो। मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। तुमने मेरे पति को मारा और इस राज्य में इतने अत्याचार किए कि मैंने तुम्हें खत्म करने का प्रण लिया। तुम्हारा अंत आज यहीं होगा। यह सुनकर विक्रम क्रोध और डर से कांप उठा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और सुरभि पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरभि ने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके फन से जहर टपक रहा था। राजकुमार विक्रम ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुरभि ने एक ही वार में उसे डस लिया। जहर इतना घातक था कि विक्रम तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द का भाव था। राजकुमार की मृत्यु के बाद महल में हड़कंप मच गया। पहरेदार दौड़ते हुए आए, लेकिन सुरभि ने अपने नागिन रूप में महल के पिछले रास्ते से निकलकर गुफा की ओर रुख किया। गुफा में पहुंचते ही सुरभि ने देखा कि आर्यन, माया, राजा, रानी और अन्य लड़कियां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुरभि ने उन्हें विक्रम की मृत्यु की खबर दी। यह सुनकर राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू राहत के थे। राजा ने कहा, तुमने हमारे राज्य को उस दुष्ट से बचा लिया। तुम्हारा यह बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। माया ने सुरभि को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमें नया जीवन दिया है। अब सुरभि और आर्यन ने राजा और रानी के साथ मिलकर योजना बनाई कि राज्य को फिर से स्थिर कैसे किया जाए और विक्रम के बचे हुए वफादारों का सामना कैसे किया जाए। राजकुमार विक्रम की मृत्यु के बाद महल में अराजकता को समाप्त करने और राज्य को पुनः स्थिर करने के लिए राजा, रानी, माया, आर्यन और इच्छाधारी नागिन सुरभि सभी महल में वापस आए। महल में प्रवेश करते ही सभी ने राहत की सांस ली। जिन निर्दोष लड़कियों को कैद से छुड़ाया गया था, वे अपने अपने परिवारों के पास लौटने के लिए उत्सुक थीं। महल में एक बड़ा दरबार बुलाया गया। राज्य भर के प्रमुख मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। राजा ने दरबार में खड़े होकर घोषणा की, आज हमारा राज्य अत्याचारी राजकुमार के शासन के भय और अन्याय से मुक्त हो चुका है। इस विजय के लिए मैं आर्यन और इच्छाधारी नागिन सुरभि का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे राज्य को बचाया। इसके बाद राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मेरी उम्र हो चली है। मैं यह नहीं चाहता कि राज्य को मेरे जैसे थके हुए हाथों से चलाया जाए। इस राज्य को अब एक युवा, साहसी और न्यायप्रिय राजा की जरूरत है। मैं आर्यन को इस राज्य का नया राजा घोषित करता हूं। आर्यन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ एक साधारण साहूकार का बेटा हूं। राजकाज संभालना मेरे बस की बात नहीं। यह राज्य आपका है और आपके बाद इसे कोई योग्य व्यक्ति संभाले। लेकिन राजा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, योग्यता सिर्फ जन्म से तय नहीं होती। तुमने इस राज्य के लिए जो बलिदान दिया है, वह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। तुम न्यायप्रिय हो, साहसी हो और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने माया को भी बचाया। मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनो और माया इस राज्य की रानी बने। राजा ने एक पल रुककर कहा, लेकिन एक और बात है बेटा। सुरभि, जो एक इच्छाधारी नागिन है, उसने भी हमारे लिए अपार बलिदान दिए हैं। उसने न केवल तुम्हारी मदद की, बल्कि हमारे पूरे परिवार को बचाया। मैं चाहता हूं कि वह भी तुम्हारी पत्नी बने और इस राज्य की महारानी का दर्जा पाए। यह सुनकर आर्यन थोड़ा झिझका, लेकिन उसने अपनी सहमति दी। उधर सुरभि, जो पहले से ही आर्यन की बहादुरी और निष्ठा से प्रभावित थी, ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर यह आपका आदेश है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं। कुछ ही दिनों बाद महल में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं।
आर्यन का राज्याभिषेक हुआ और उसे आधिकारिक रूप से राज्य का नया राजा घोषित किया गया। माया और सुरभि के साथ आर्यन का विवाह हुआ। विवाह समारोह इतना भव्य था कि राज्य भर के लोग इसमें शामिल हुए। राजा और रानी ने इस अवसर पर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम तीनों एकजुट होकर इस राज्य को न्याय और करुणा से चलाओ। तुम्हारा यह सामंजस्य इस राज्य को स्वर्णिम युग में ले जाएगा। आर्यन, माया और सुरभि ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। माया ने अपनी करुणा और बुद्धिमानी से प्रजा के दिलों में जगह बनाई। सुरभि अपनी नागिन शक्तियों और मानव रूप में साहस के साथ राज्य की सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन गई। राजा और रानी, जिन्होंने अब अपने सारे दायित्व आर्यन को सौंप दिए थे, शेष जीवन शांति और भक्ति में व्यतीत करने के लिए महल के एक शांत हिस्से में रहने लगे। इस प्रकार राज्य में न केवल न्याय और शांति स्थापित हुई, बल्कि हर व्यक्ति ने एक दूसरे के सहयोग से जीवन में नया अर्थ पाया। आर्यन, माया और सुरभि की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम, विश्वास और समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह संदेश छोड़ जाती है कि सच्चाई, साहस और करुणा के मार्ग पर चलने वाले अंततः विजयी होते हैं। दोस्तों, यह कहानी आप ही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक